गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो क्लास में है एक बार रिप्लाई कर लें फटाफट से। हेलो, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? गुड मॉर्निंग उदय। बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए, ऑल क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, आज हम लोग हैं यूनिट सेकंड में ना। आपका ये जो पेपर है वो पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड होगा, इस पे मेंशन नहीं है। पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड होगा ये। पेपर सेकंड है, उसका यूनिट सेकंड होगा। ठीक है, ये क्लास पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड है। और इसमें हम लोगों ने जो आज बात करनी है, हम लोगों ने गैमेट का निर्माण कर लिया था। ठीक है, गैमेट का निर्माण हो गया था और गैमेट के निर्माण में के आगे हम लोगों को बात करना है, यानी स्पर्म और ओवा ना आपके दोनों ही बन गए थे और अब स्पर्म और ओवा का होना है फ्यूजन। स्पर्म और ओवा का होना है फ्यूजन, और स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। स्पर्म ओवा के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई करने आ जाना चाहिए आप सभी लोगों को। नाग पंचमी मनाते रहिए 1 घंटा पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए, तो हमें आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें इवेंट बहुत सारे होते हैं ना। फर्टिलाइजेशन एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करेंगे और वह जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो का निर्माण करता है और इम्ब्रियो से हम लोग बेबीज बनते हैं। इम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो बच्चे का निर्माण होता है, बेबी बनता है माँ के गर्भ में। अब चाहे वो माँ के गर्भ में हो, अगर एग के अंदर की बात करते हैं, जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें उनके अंडे में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कहानी है मिला जुला के कुल ये कि हमें जो पढ़ना है वो ये फर्टिलाइजेशन और इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस यूनिट में पढ़ना है। तो देख लेते हैं इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड होगा और इसमें पढ़ना है हमें फर्टिलाइजेशन और दूसरा पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे पहला यूनिट आपका 10 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, लेकिन दूसरा यूनिट आपके 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाने हैं। मतलब अधिक से अधिक 4 से 5 लेक्चर लगना है। चलो देखो, फर्टिलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म्स क्या है। फिजिकल और केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान फिजिकल और केमिकल इवेंट क्या क्या घटते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है,
टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। यानी इतनी सारी बातें हमें पढ़नी हैं और ये सारी बातों को आपको जानना है, क्या क्या ये सारी बातें हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए, तो प्रयास किया जाता है, सारी बातों को बेस से उठेगा और कंप्लीट पे जाएगा। दीज आर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। मीनू पटेल, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, हम पहली बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इसमें हेप्लॉइड जो गैमेट बनाता है, यानी स्पर्म जो होता है वह क्या होता है? यन होता है। और जो ओवा बनता है, यानी सेकेंडरी oocyte बनता है, वो भी यन होता है, हेप्लॉइड होते हैं। कारण ये होता है कि दोनों मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है और ये बनते हैं जाइगोट ना। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। तो ये कहानी ऐसे बनती है। तो ये इतना छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं है जितना छोटा सा यहाँ दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे रिएक्शन ना पाए जाते हैं या देखने के लिए मिलते हैं। हम लोगों ने इसमें बात करना है, ठीक है। क्या बात करना है? स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट्स के धीरे धीरे इवेंट को भी देखते चलते हैं। और सब लोग क्या कर रहे हैं? नाग देवता को दूध पिलाने चले गए। देखो, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है हाँ, और वो क्या बोलते हैं, ये परंपराओं का भी पालन करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ, ठीक। हम सोचते हैं भगवान हमारा साथ देंगे, भगवान हमारे सहारे बैठे हुए हैं। तो कहानी ये है, भगवान के साथ रहिए, लेकिन इस वाले भगवान का भी साथ मत छोड़िए हाँ। ये वाले भगवान भी बड़ा काम के हैं। चलिए देखिएगा, फ्यूजन ऑफ क्या होता है? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब समझे हैं, यन है। फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट मतलब स्पर्म एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट मतलब ओवा। स्पर्म और ओवा ना। फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड मेल गैमेट एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हेप्लॉइड मेल गैमेट और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। आगे, द आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज नोन टू लीवेनहॉक। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी टीजीटी में ना। दिस आर द इंपॉर्टेंट। लीवेनहॉक इन 1683 1683 में इन्होंने दिया था ना। कब दिया था? 1683 में आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन। सोच के देखो, 1683 में ये लोग इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, यानी इन सब सारी चीजों को वो डिस्कवर कर रहे थे 1683 में ना। और हम लोग आज 21वीं शताब्दी में इनको पढ़ना याद करना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल टाइप का लगता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रयास करो कि ऐसा नहीं हो, इसलिए मेहनत करो भाई। हम लोग खाली पास होने के लिए पढ़ते थे, वो इतिहास बनाने के लिए पढ़ा करते थे, और उनका इतिहास आज पढ़ा जा रहा है ना। और हम लोग उन छोटी छोटी बातों को जो उस समय किया गया इस समय नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट। आगे एक वैज्ञानिक थे एफ.आर. लिली, इनका भी याद रखिएगा, इन दोनों जाने में कंफ्यूजन होता है। एफ.आर. लिली प्रपोज्ड फर्टिलाइजेशन थ्योरी ना। एफ.आर. लिली ने फर्टिलाइजेशन थ्योरी दिया, और किस पे दिया था? सियारचीन पे दिया था फर्टिलाइजेशन थ्योरी इन 1914 विच बेस्ड ऑन सियारचीन ना। किसके ऊपर बेस्ड था? सियारचीन। सियारचीन एक तरह का इकाइनो डर्मेटा है ना, इकाइनोडर्मेट्स है सियारचीन। इन्होंने सियारचीन पे उन्होंने फर्टिलाइजेशन थ्योरी एक एनिमल के ऊपर काम कर रहे थे, उनके ऊपर दिया, उनका नाम था एनिमल का सियारचीन ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या था
इस थ्योरी के अनुसार था कि जो स्पर्म है वो एक तरह का स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करता है और ओवा भी एक स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करते हैं, और वो स्पेसिफिक केमिकल जो है ना, जो स्पर्म और ओवा सिक्रेट करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं या फ्यूज करते हैं, और जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और एक बात इसमें ये आता है कि जो वो स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रीट किया जाता है जिनका नाम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन होता है, वो केमिकल क्या होते हैं, हर स्पीसीज का अलग अलग होता है, और इन्हीं के कारण स्पर्म जो होता है वो अपने स्पीसीज के ही ओवा को फ्यूज करेगा। ये नहीं कि हम अगर मान लीजिए कुत्ता है उस बिल्ली के स्पर्म से उसको फ्यूज करा दिए, बिल्ली है कुत्ता के ओवम से फ्यूज करा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। अप्राकृतिक रूप से अगर हम कराना चाहें तो हम कराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन ना। और उन्हीं को इन्होंने, किसने, एफआर लिली ने इन्हीं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन के बारे में बताया। अब क्या है ये, इसको देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसके थ्योरी के हिसाब से, एफआर लिली के हिसाब से ना, एफआर लिली की थ्योरी के हिसाब से एग सिक्रीट अ केमिकल, एग जो होते हैं, यानी एग मतलब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ना, एग मतलब सेकेंडरी oocyte सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड फर्टिलाइजिन, एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिन कहते हैं। और फर्टिलाइजिन का केमिकल नेचर जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, फर्टिलाइजिन का केमिकल नेचर पूछा हुआ है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी के लाइन के साथ साथ जो जो किताब आप पढ़ेंगे उनमें ये चीजें दी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं बनती है जब आप कोई एंट्रेंस देते हैं तो ना। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो इनमें ये पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये इनमें होते हैं मोनोसैकेराइड। मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन में ओलिगोसैकेराइड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मोनोसैकेराइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पर्म हैज ना, स्पर्म के पास जो केमिकल सिक्रीट होता है वो क्या है, या स्पर्म पे जो केमिकल होते हैं वो क्या है, स्पर्म हैज ऑन सरफेस, ऑन इट्स सरफेस एक प्रोटीन रखता है अपने पास। क्या रखता है, अ सरफेस ना, अ प्रोटीन ना, इट्स सरफेस, यानी स्पर्म अपने सरफेस पे एक प्रोटीन रखता है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। तो याद रखना है, स्पर्म से जो निकलता है वो एंटी फर्टिलाइजिन है, और ओवा से जो निकलता है वो फर्टिलाइजिन है। इनमें डिफरेंस अपना रखिएगा ना, ये नहीं कि कंफ्यूज रहे ना। और ये एंटी फर्टिलाइजिन कंपोज्ड ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, एंटी फर्टिलाइजिन एसिडिक अमीनो एसिड से बना है, और फर्टिलाइजिन एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन में मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, फर्टिलाइजिन ऑफ एन एग ना, फर्टिलाइजिन ऑफ एन एग एंड एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ एन स्पर्म ना। जो फर्टिलाइजिन है एग का और एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म का क्या करेगा, स्पर्म आर इंटरैक्ट विच आर स्पेसिफिक इन ईच स्पीसीज, ये लाइन याद रखना है ना। तो जो फर्टिलाइजिन है और एंटी फर्टिलाइजिन है ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करते हैं, और यह क्या होते हैं, हर स्पीसीज के लिए उनका स्पेसिफिक होगा। इसीलिए एक जिस स्पीसीज का स्पर्म होगा वो उसी स्पीसीज के ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, और उसके पीछे कारण होता है क्या, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कारण होता है। फर्टिलाइजिन कहां से सिक्रेट होता है, फर्टिलाइजिन एग से सिक्रेट होता है, और एंटी फर्टिलाइजिन जो है वह एक प्रोटीन है जो स्पर्म के सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में है। आगे, द एडहेशन ऑफ, मतलब एडहेशन मतलब जुड़ना, एडहेशन ऑफ स्पर्म एंड एग ना, स्पर्म और एग का जब एडहेशन होता है, आप सेम
स्पीसीज थ्रू द केमिकल ना, थ्रू द केमिकल रिकॉग्नाइजेशन इज नोन एज, जब स्पर्म और ओवा आपस में केमिकल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जब आपस में समझ लेते हैं कि हमारे ही वैरायटी का केमिकल है, तो उनके साथ वो जुड़ते हैं, एडहेशन करते हैं, जुड़ते हैं। उन जुड़ने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया इकाइनोडर्मेटा में क्या किया गया था? देखा गया था। यानी यह रिसर्च जो है इकाइनोडर्मेटा में किया गया था, और ये करीब करीब सभी में होते हैं। ऐसा नहीं केवल इकाइनोडर्मेटा में होते हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्मों में होते हैं। अब ये देखिएगा, ये इस तरीके का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसका नाम क्या है? ये आपका फर्टिलाइजिन है, फर्टिलाइजिन है, और ये स्पर्म के ऊपर ये एंटी फर्टिलाइजिन है। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन है। और ये दोनों क्या करते हैं? आपस में देखिए रिएक्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजिन जो है, देखिए ये अपने साइड्स पे स्पर्म को बाइंड करवा रहा है, और बाइंड करेगा जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। और ये डायग्राम है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन, और देखा जा रहा है यहाँ पे सी आर्चीन में। किसमें किया गया था इसको? सी आर्चीन में देखा गया था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कहां देखा गया था? ये सी आर्चीन में देखा गया था। बातें हमारी समझ में आ रही मीनू? यहां तक क्लियर है? ये शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछता है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन, तो आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन में पूछता है तो आपने ये स्टेटमेंट दिखा देना है कि इसको एफआर लेली ने दिया था। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन, स्पर्म सिक्रीट एंटी फर्टिलाइजिन, ओवा सिक्रीट फर्टिलाइजिन ना, विच आर स्पेसिफिक फॉर द ईच स्पीसीज, सभी स्पीसीजों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो बाइंड करते हैं, और उनके बाइंडिंग को एग्लूटिनेशन कहते हैं। यह सी आर्चीन यानी इकाइनोडर्मेट्स में देखा गया था। ठीक, चलो आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व, देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे? अराइवल ऑफ स्पर्म, स्पर्म का आना। दूसरा होगा मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा होगा अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte आएगा। नेक्स्ट होगा स्पर्म का कैपेसिटाइजेशन, और नेक्स्ट होगा एम्फीमिक्सिस। तो ये मैकेनिज्म में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्या करेगा? स्पर्म आएंगे ना, स्पर्म आएंगे कहां? फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में ना, और फिर वहां से स्पर्म का मूवमेंट होगा ना। सेकेंडरी oocyte आएंगे, कैपेसिटाइजेशन होगा स्पर्म का, और फिर होगा एम्फीमिक्सिस, यानी स्पर्म और ओवा का फ्यूजन की प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं, या कैरियोगैमी भी कहा जाता है ना, क्योंकि स्पर्म और ओवा में न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अराइवल ऑफ स्पर्म ना, मेल डिस्चार्ज सीमेन, मेल क्या करेगा? डिस्चार्ज सीमेल इन वेजाइना या इन फीमेल्स वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में, कहा? क्लोज टू द सर्विक्स। सर्विक्स आपने पढ़ा है ना, सर्विक्स यूट्रस का रीजन होता है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस ना, जिसको कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जिसे सर्विक्स के नाम से जानते हैं ना। ऊपर का पार्ट फंडस, नेक्स्ट बीच का पार्ट बॉडी, और उसके बाद नीचे का पार्ट जो होता है एकदम वेजाइना के पास जो होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स, क्लोज टू द सर्विक्स
ड्यूरिंग कॉपुलेशन की प्रक्रिया के दौरान। इस प्रोसेस को यानी सीमेन को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में छोड़ने की प्रक्रिया को इनसेमिनेशन कहते हैं। इनसेमिनेशन कहते हैं ना, सीमेन को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में छोड़ने की प्रक्रिया को इनसेमिनेशन कहते हैं। अच्छा, सीमेन को बाहर रिलीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट में आप लोग लिखेंगे सीमेन को बाहर रिलीज करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वेजाइनल ट्रैक में ना छोड़ा जाए तो क्या कहते हैं? आगे आप लोग कमेंट में लिखेंगे एक सिंगल इजैकुलेशन के दौरान ना, एक सिंगल इजैकुलेशन के दौरान ना कितने स्पर्म निकलते हैं? 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। बाहर स्पर्म को निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं बताइए फटाक से, ये खत्म होने से पहले आ जाना चाहिए आंसर। अब क्या होगा जब वेजाइनल ट्रैक में स्पर्म को छोड़ दिया गया, अब यहाँ पे स्पर्म का मूवमेंट होगा। वेजाइनल ट्रैक में छोड़े जाने का मतलब क्या है देखिएगा, जैसे मान लो ये आपका यूट्रस का हिस्सा है ना, ये यहाँ पे वेजाइना है और ये वेजाइनल ट्रैक, ये यहां से लेके मान लीजिए इतना दूरी तक का ये हिस्सा ऐसे है यहाँ, तो इस स्पर्म को यहां छोड़ा जा रहा है। स्पर्म को कहां छोड़ा जा रहा है? यहां छोड़ा जा रहा है, क्लोज टू द सर्विक्स। दीज आर द पोर्शन ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स का पोर्शन है ना। स्पर्म इस एरिया में छोड़े जा रहे हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता नहीं रहे हैं। और वो क्लास में आज सभी नाग पंचमी मना रहे हैं ना। अब स्पर्म को जाना कहां है? अरे भाई, स्पर्म को जाना है यहां, ओवा बैठे हैं यहां पे और स्पर्म को यहां से यहां जाना है, ठीक है ना। स्पर्म को यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाना है और इस दूरी को तय करना है, तो ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म के अंतर्गत आएगा। दीज आर द सर्विक्स, दीज आर द सर्विक्स। एक मिनट, ये सर्विक्स है और यहां पे ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। और स्पर्म को यहां आना है और यहां पे ये स्पर्म छोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो इनको यहां पे मूव करना है। तो अब यही चीजों को पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। देखिएगा, फ्रॉम द वेजाइना स्पर्म ट्रेवल अप थ्रू द यूटरस, अप थ्रू द यूटरस इनटू द ओपनिंग ऑफ फलोपियन ट्यूब। कहां तक जाएगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, इजैकुलेशन कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। और किधर करेगा? फलोपियन ट्यूब की तरफ करेगा। उदय, आपने सही आंसर दिया है और सब लोग गायब हैं आज। आगे, द स्पर्म स्विम, जो स्पर्म है वो स्विम करेगा कहां पे? एक फ्लूइड मीडियम में, और रेट ऑफ स्विमिंग जो होगा उसका वो 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट के हिसाब से होगा ना। मतलब उतना दूर जाने में बहुत समय इसको लगेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट का स्पीड जो है वो 1.5 से 3 mm के आसपास है पर मिनट। आगे, द ल्यूकोसाइट ऑफ द वेजाइना या वेजाइनल एपिथेलियम इंगल्फ द मिलियन ऑफ स्पर्म ना। वेजाइना के रीजन में ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं ना, आरबीसी के सेल्स पाए जाते हैं जो बहुत सारे यानी मिलियन ऑफ द स्पर्म को खा जाते हैं, मिलियन ऑफ द स्पर्म को इंगल्फ कर जाते हैं।
कौन इंगल्फ कर जाता है? ल्यूकोसाइट्स। तो ये कहानी है कि यहां से स्पर्म को यहां मूव करना है। तो ये चीजें एक बार आप देखते रहेंगे, चलेंगे आगे। आगे बात करते हैं अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब क्या है सेकेंडरी oocyte का आना? देखिए क्या है, इन ह्यूमन बीइंग द सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये तो आपने पढ़ा है, ऑफ एन ओवरी, एक ओवरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो होंगे वो क्या होंगे? वो रिलीज होंगे। अब क्या होगा आगे? द सेकेंडरी oocyte कैन बी फर्टिलाइज्ड ओनली, कितने देर तक ये फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता रखता है? तो ये 24 घंटा तक फर्टिलाइजेशन की करने की क्षमता रखता है आफ्टर इट्स रिलीजेस। जब ये रिलीज किया जाता है उसके 24 घंटे तक यह फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता रखता है। कौन? सेकेंडरी oocyte ना। उसके बाद ये डिजनरेट करने लगेगा। द सस्पेंडेड, अब उस सेकेंडरी oocyte जो आया है उसमें मियोसिस सेकेंड नहीं हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना था। अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद वो रुका हुआ है, उसका मियोसिस सस्पेंडेड है। तो द मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड बाय द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, याद रखना है इसको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के पास दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिजिटल सेंट्रियोल होता है। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वह क्या करता है? सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड, यानी मियोसिस जो है उस सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कराएगा किसके अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर ना। सेकेंडरी oocyte में जो सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड है वो कौन डन कराता है? तो डन कराता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आफ्टर दिस द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवम। जब उसमें सेकेंडरी oocyte में मियोसिस की प्रक्रिया हो जाती है, मियोसिस सेकेंड, देन द सेकेंडरी oocyte को हम ओवम कहते हैं ना। तो यहां रखिएगा, यहां ओवम नहीं रिलीज होता, यहां क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और सेकेंडरी oocyte जो है वह जब मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करता है देन दीज आर कॉल्ड ओवम। ये लाइन भी याद रखना है आपने। चलो आगे बात करते हैं कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म। तो जब स्पर्म को सर्विक्स के रीजन में डिपॉजिट किया गया, अब उसके बाद स्पर्म का मूवमेंट होना है। तो मूवमेंट होने के लिए स्पर्म को कैपेसिटाइज्ड होना होगा, यानी मूवमेंट करने के लिए स्पर्म के अंदर कैपेसिटाइज्ड होना होगा स्पर्म को। तो देखिएगा कैपेसिटाइजेशन में क्या होगा? द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मेड कैपेबल टू फर्टिलाइजेशन बाय द सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक ना। अभी एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म के एक्रोसोम है ना, स्पर्म के एक्रोसोम है। स्पर्म के एक्रोसोम के ऊपर बहुत सारे, ये स्पर्म के एक्रोसोम पे इधर सब रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, क्या है? रिसेप्टर्स हैं ना। और इनके रिसेप्टर्स के ऊपर बहुत सारे जिलेटिनस मटेरियल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे जिलेटिनस सबस्टेंस इनके ऊपर ऐसे बिछा हुआ है, ऐसे लगा हुआ जिलेटिनस सबस्टेंस ना। अब क्या होगा? इसके वजह से स्पर्म का मूवमेंट प्रभावित होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक से सिक्रीट होने वाला जो सिक्रीशन होगा, जैसे ये फीमेल के वेजाइनल ट्रैक है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक से जो सिक्रीशन होगा वो सिक्रीशन क्या करेगा? इसके ऊपर से इसको वॉश आउट कर देगा ना, इसके ऊपर से इसको क्या कर देगा? वॉश आउट कर देगा, साफ कर देगा, जिसके वजह से स्पर्म के जो रिसेप्टर साइट होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे ना, वो एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे साफ सुथरा हो जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। और जब एक्सपोज हो जाएंगे ये, तब ये आसानी से मूव कर पाएंगे, ठीक भैया, ये आसानी से क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि द स्पर्म इज मेड
the sperm in female genital tract made capable of fertilization by the secretion of female genital tract. आगे these secretion, ये जो secretion होगा remove the coated substance ना, coating substance deposited on the surface of sperm particularly ना, surface of sperm particularly those present on the acrosome, जो उनके एक्रोजोम पे पाए जाते हैं डिपॉजिटेड कोटिंग सब्सटेंस, उनको रिमूव कर देगा। और कौन रिमूव करेगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से सिक्रीट होने वाला मटेरियल्स रिमूव करेगा। दस इसके बाद क्या होगा? द रिसेप्टर साइट, याद रखना है यहाँ पे, द रिसेप्टर साइट ऑफ एक्रोजोम बिकम एक्सपोज्ड ना, रिसेप्टर साइट ऑफ एक्रोजोम बिकम एक्सपोज्ड एंड द स्पर्म बिकम कैपेसिटाइज्ड, और स्पर्म क्या हो जाएगा? कैपेसिटाइज्ड हो जाएगा। और कैपेसिटाइज्ड हो जाएगा, दे हैव एबिलिटी टू फर्टिलाइजेशन, जब वो कैपेसिटाइज्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर उसमें फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता आ जानी है। आगे बात करते हैं द कैपस, आगे दिस फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल इज कॉल्ड कैपेसिटाइजेशन। इस पे भी शॉर्ट नोट पूछता है आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट पूछता है व्हाट इज द कैपेसिटाइजेशन। तो कैपेसिटाइजेशन यही है कि इसमें आपको ये कोटिंग सब्सटेंस को रिमूव कर देना है। आगे कैपेसिटाइजेशन टेक अबाउट 5 से 6 घंटा का कुल समय लगता है किसमें? द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटाइजेशन में, यानी कैपेसिटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटाइजेशन टेक अबाउट 5 to 6 आवर। ओके भैया जी, चलो अब बात करते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो साइट है वो क्या होगा? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जो होता है वह क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है भैया जी, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ना यहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये ओवा हो गया और ये स्पर्म आया, ठीक है ना। तो ये होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और यहीं पे होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे बात करते हैं एम्फीमिक्सिस ना। एम्फीमिक्सिस की प्रक्रिया क्या है? और एम्फीमिक्सिस को हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी ना। तो इसका डायग्रामेटिक व्यू देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये आपका स्पर्म का ये प्रोन्यू, जैसे ये स्पर्म आया ना, तो स्पर्म का इनके अंदर केवल न्यूक्लियस आता है, तो ये स्पर्म का क्या है? प्रोन्यूक्लियाई है, प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म, और ये प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ओवा, प्रो न्यूक्लियाई ऑफ ओवा, ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म और प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ओवा, ठीक है। और यहां पे देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है भाई, सही करते हैं इसको। यहां स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई है, यहां ओवा का प्रोन्यूक्लियाई है, टू एन नहीं होते हैं लाला, ये होते हैं यन होते हैं, ठीक है ना, ये यन होते हैं, दोनों हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहां तक बातें हो गई। क्रोमोसोम 23 कैसे कर दिया है भाई? हाँ, ये क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम यहाँ, 23 क्रोमोसोम इनके पास, ठीक है, यहाँ इनके पास, ठीक। अब ये क्या करते हैं? दोनों ने अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? हटा दिया। दोनों का देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये बाहर की तरफ होता है, ये दोनों ने अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा देने के बाद जब दोनों के क्रोमोसोम, ये दोनों के क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है दोनों के, और जब दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं तो उनको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और मिलने के बाद द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, और ये 2n हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और ये 2n हो जाते हैं। हाँ n होगा उदय, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इन्हीं बातों को समझना है। तो अब बातों को समझिएगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं इसलिए इनको कैरियोगैमी कहते हैं। दो तरह के क्रोमोसोम फ्यूज कर रहे हैं इसलिए इनको एम्फीमिक्सिस कहते हैं ना। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है मैरिज, और उसके बाद यहाँ पे दोनों आपके क्रोमोसोम फ्यूज हो रहे हैं, इनको एम्फीमिक्सिस की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है यहां तक ना, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो हाँ याद देख लीजिए, एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस इज आल्सो नोन एज कैरियोगैमी। क्यों कहते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। आगे, इन दिस प्रोसेस द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवा ना मूव टूवर्ड ईच अदर। प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म और प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ओवा एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। आगे, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेटेड, इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डीजनरेट करते हैं। एंड क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म एंड ओवम मिक्स टुगेदर ना, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्पर्म के मिक्स्ड होते हैं। और दिस फ्यूजन इज ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी ना। जो प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन है उसको कैरियोगैमी कहते हैं, और क्रोमोसोमों के मिलने की प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। आफ्टर दिस, यानी इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज नाउ नोन एज जाइगोट। तो उस जो ओवम जो फर्टिलाइज्ड हुआ है सेकेंडरी oocyte से फ्यूज होने के बाद, उसको हम लोग क्या कह देंगे, जाइगोट कह देते हैं। यानी फर्टिलाइज्ड ओवम को हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट इज 2n यानी डिप्लॉयड, और यह एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं, जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर है ना। ये नहीं कि दो ठे न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर के अंतर्गत कंसीडर कर ले, नहीं, यूनिसेलुलर होता है। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम जो होता है, 23 क्रोमोसोम जो होता है स्पर्म का होता है, और 23 क्रोमोसोम जो होता है ओवा का होता है। ठीक भैया, आगे। अब अगर ये घटना घट गई तो हम लोग कह सकते हैं कि द मदर इज नाउ सेड टू बी प्रेग्नेंट। माता क्या कहा जाएगा, उन माता को जिनके अंदर ये घटना घटी उनको हम लोग प्रेग्नेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही हम करेंगे, और ये डायग्राम आपने समझा दिया गया है, तो आज इतना ही करेंगे। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, और कोशिश करिए जो अभी नहीं देखा है, रिकॉर्डेड देखेगा, वो क्लास में आने का प्रयास किया करिए भाई। त्योहार वहार और एक आध 2 दिन की छुट्टी की वजह से आप लोग गायब हो जाते हैं, दीज आर नॉट गुड, ओके, ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपको आराम करना है तो हम लेट लतीफ कभी भी पढ़ा दे, आप वीडियो ही देखिए रिकॉर्डेड, क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपने क्लास नहीं आना है तो हम टाइम का शेड्यूल क्यों रखें, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, कभी भी पढ़ा दें ना, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, कभी भी दिन में पढ़ा दें। घर पे हैं, त्योहार में व्यवहार तो चलता रहेगा ना। चलिए ठीक है, अभी बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल।